हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने मेंटर्स एडू सर प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, उसका जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे समझ में अगर इस क्वेश्चन को अगर सही से अगर डिस्कस अगर हो जाए कर ले तो जितने भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे वो पकड़ में हमारे आ सकते हैं और आसानी से हम क्वालिफाई कर सकते हैं और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए एक के बाद एक क्वेश्चन अपने केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेयर्स ऑफ रिएजेंट दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पेसिस। बोल रहा है यहां पर कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं और उसमें बोल रहा है कि यहां पर कौन से पैरामैग्नेटिक स्पेसिस। अब जैसे देखिए क्या क्या रिएजेंट सब लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान देते हैं उस पर हम लोग। देखिए बोल रहा है सोडियम एंड एक्सेस ऑफ NH3। ठीक, सोडियम एंड एक्सेस ऑफ NH3, ये पहला ऑप्शन हमारा है। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, सो इनडायरेक्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है लेकिन पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि सोडियम को अगर एक्सेस NH3 में अगर डाल दें तो जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कैरेक्टर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। देखते हैं। सेकेंड पूछ रहा है पोटेशियम एंड एक्सेस ऑफ O2। पोटेशियम को अगर एक्सेस अमाउंट में O2 के साथ अगर हीट कर दिया जाए तो जो कंपाउंड हमारा फॉर्म बनेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। देन बोल रहा है कि Cu एंड डाइल्यूट HNO3। बताओ कितना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का। पूछ रहा है क्वेश्चन, सो यहां पर बताओ मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, लेकिन आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप ये पूरा रिएक्शन को भी जाने। डी ऑप्शन हमारा लिख रहा है O2 एंड 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ठीक, अब आप एक एक को देखते हैं यहां पर कहां पर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, कहां पर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। देखिए यहां पर क्या है कि जो पहला ऑप्शन जो हमारा है सोडियम और उसको अगर लिक्विड अमोनिया अगर एक्सेस अमाउंट में अगर लेते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, यहां पर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा वो पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक, अब ये चीज देखते हैं आखिर होता क्या है ये। तो देखिए बेटा सोडियम जो हमारा है उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होता है। सोडियम अगर आयनाइज करे, सोडियम गैसियस स्टेट में, तो किसमें कन्वर्ट करेगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखिए कि यहां पर अगर सोडियम का ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर लॉस किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ये NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन, सो दैट द NH3 इसको हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब अल्कली मेटल पढ़ते हैं तो सोडियम को लिक्विड अमोनिया में अगर डिसॉल्व करे तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो हाईली पैरामैग्नेटिक होता है और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। ठीक, इसके बारे में आप एस ब्लॉक एलिमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या है ये, पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट। अगर सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं K+O2, पोटेशियम को अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर हम हीट करें तो बेटा क्या फॉर्म करता है, KO2 फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, KO2। दैट इज सुपर ऑक्साइड। बेसिकली पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और कोई भी अगर सुपर ऑक्साइड है तो यहां पर क्या है बेटा, O2 माइनस, और O2 माइनस जो सुपर ऑक्साइड है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर बना के अगर हम चेक करें तो हम देखेंगे सर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब पोटेशियम और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर यूज करें तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा और इस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट। ठीक, अगला चीज हम आते हैं यहाँ पर कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, तो देखिए कितना एप्लीकेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमको ये उम्मीद कर रहा है कि हमको केमिकल बॉन्डिंग के अलावा दूसरे टॉपिक से अगर जोड़ के अगर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए तो उसको हम सॉल्व कैसे करें। तो हमको ये चीज देखना पड़ेगा बेटा यहां पर कि कॉपर और डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन होगा
तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो सकता है? तो एक चीज हम याद रखेंगे, कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। अगर डाइल्यूट HNO3 या कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना पड़े है तो इसको हम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, और उसके कारण HNO3 पहले डिकम्पोज करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक। और ये नेसेंट ऑक्सीजन ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी कॉपर से कंबाइन करके कॉपर का ऑक्साइड बना है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और क्यूप्रिक ऑक्साइड का नेचर चूंकि कैसा होता है, बेसिक होता है, सो फिर से HNO3 के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये पूछ रहा है कि अगर ये दोनों अगर रिएक्शन अगर करेगा तो यहां पर का कोई कंपाउंड यहां पर फॉर्म करेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा। तो अगर गौर से अगर हम देखें तो ये देखिए कि अगर डाइल्यूट HNO3 है, 2HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में अगर है तो इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म करता है, यहां पर H2O प्लस 2NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है, ठीक। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ कंबाइन करेगा CuO, ये क्या बनेगा CuO, और CuO चूंकि इसका कैरेक्टर बेसिक होता है इसलिए CuO प्लस 2HNO3, तो हमारा क्या फॉर्म करेगा CuNO3 ट्वाइस प्लस H2O। तो अगर हम दोनों स्टेप को जोड़ दें अगर मतलब रिएक्शन को, तो हमको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन हमको दिख क्या रहा है यहां पर कि नाइट्रिक ऑक्साइड दिख रहा है। क्या कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन करवाए तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है सो नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड फॉर्म करता है NO, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। और NO का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं NO, ठीक, तो नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर क्या है कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, यहां पर क्या है ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट, ठीक। ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा भी क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब आगे हम देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन जो हमारा दिया है O2 N2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक, इस तरह का चीज लिख रहा है। और ये बोल रहा है कि यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो बोलेगा सर ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहां पर इस एंथ्राक्विनोल का जब ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, H2O2 फॉर्म करता है। और H2O2 कंपाउंड कैसा होता है, दैट विल बी द डायमैग्नेटिक। तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्ट यहां पर इन्वॉल्व कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा महारत हासिल किए हुआ है। और हमारे समझ में कि आप अभी तक इसमें महारत हासिल कर चुके होंगे, ठीक। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था अपने पास में। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की अगर हम बात करें तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये पहला, सोडियम को अगर एक्सेस अमोनिया सॉल्यूशन में डालेंगे तो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन बनाएगा। सेकेंड, सर पोटेशियम को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हीट करेंगे तो KO2 बनेगा। और सुपर ऑक्साइड कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड ऑप्शन हमारा है कॉपर को अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो NO का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये भी कंपाउंड जो फॉर्म का दैट विल आल्सो पैरामैग्नेटिक, अंडरस्टैंड। लेकिन जो लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है ये H2O2 का फॉर्मेशन करता है। एक बार हम रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए ये जो लास्ट वाला देखिए कि चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरा मन माना ही नहीं कि इस क्वेश्चन को ऐसा ही छोड़ दे। तो देखिए बोल रहा है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो देखिए एंथ्राक्विनोल का अगर हम फॉर्मूला देखें, एंथ्राक्विनोल यहां पर क्या OH है, तो OH, ठीक, ये कंपाउंड हमारा दादा C2H5। अगर एरियल ऑक्सीजन अगर यूज करते हैं, O2 अगर यूज करें तो क्या होता है, इसका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये जो क्विनोल जो यहां पर OH बॉन्ड जो यहां पर दिख रहा है ये किस में कन्वर्ट कर, क्विनोन में कन्वर्ट कर जाता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन में ये कन्वर्ट करेगा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन में ये कन्वर्ट करेगा दादा C2H5। और यहां पर क्या फॉर्म कर जाता है, H2O2 फॉर्म करता है। और H2O2 जो होता है सो दैट विल बी द डायमैग्नेटिक, H2O2 भी डायमैग्नेटिक। तो इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन भले केमिकल बॉन्डिंग का हमारा था लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यहां पर क्या था, इन्वॉल्व था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन A, B और C हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। देखिए एक कंपाउंड लिखा हुआ है, एक क्या क्या सब लिखा, CuFeS2, CuO, Cu2O, CuSO4, ठीक। ये क्वेश्चन बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का है नहीं, धोखा से यहां पर आ गया है। लेकिन चलो क्वेश्चन अगर आ गया है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
ये बोल रहा है कि हीटिंग Cu2s, ये मेटलर्जी सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है। Cu2s द रिएजेंट दैट गिव्स द कॉपर मेटल इज R। तो क्या क्या होगा, Cu2s को अगर हीट करते हैं तो क्या क्या हमारा फॉर्म कर सकता है, तो यहां पर Cu2s ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक, Cu2O में कन्वर्ट कर सकता है एंड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, बी, सी और डी, ठीक। क्योंकि इस पर हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहां से, मेटलर्जी से आ गया है, धोखा से, मतलब इस केमिकल बॉन्डिंग के हेड में आ गया है। लेकिन अगर आ गया है तो क्वेश्चन ही तो है, ठीक, फायदा ही तो करने वाला है। तो Cu2s का अगर हम हीट करेंगे तो Cu2O बन सकता है, CuO बन सकता है और कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक। अब देखिए कि यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये द टोटल नंबर्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3 इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। N2O3 मॉलिक्यूल में टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 का पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो N2O3 जो हमारा है, N2O3 इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं भाई, तो एक स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, O डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लिखे, डबल बॉन्ड O, ठीक। अगला दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, N बॉन्ड डबल बॉन्ड, हेयर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हेयर द डबल बॉन्ड, और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप गौर से देखिए यहां पर कि इसमें ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो दोनों तरफ क्या है, बराबर चीज दिख रहा है, तो इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। लेकिन ये स्ट्रक्चर हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में आने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। और कैसे होगा ये, NO+ और NO2- में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसका, इसलिए इस पे हम नहीं जाएंगे। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होगा। हमको पूछा जा रहा है इस मॉलिक्यूल में टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, सो देखिए कि यहां पर ये डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के यहां पर कितने, 2 लोन पेयर, यहां पर कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, यहां पर कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और यहां पर 1 लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करें, ठीक, तो आप खुद से काउंट कर सकते हो। जैसे देखो कि यहां पर 1 लोन पेयर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हो गए, टोटल 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इसका आंसर जो हमारा होगा, सो आंसर विल बी द 8। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब एक चीज अगर तुम्हारे दिमाग में उठेगा कि देखिए कि सर इसमें तो 8 लिख दिए, लेकिन सिमेट्रिकल वाला में कितना है, तो बोले सर उसमें भी 8 ही है, ठीक। देखिए चेक करते हैं, देखिए यहां पर क्या है कि दो कितना, 2 यहां पर, मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, बाद बाकी 1 लोन पेयर यहां, बाद बाकी 2 लोन पेयर यहां पर, 1 लोन पेयर ये और 2 लोन पेयर ये। तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर भी काउंट करेंगे तो इसमें भी कितने आएंगे, इसमें भी 8 ही आएंगे, चाहे हमारा ये स्ट्रक्चर हो चाहे हमारा ये स्ट्रक्चर हो, लेकिन दिस स्ट्रक्चर इज वैलिड। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे। N2O3 का बेसिकली रियल में स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये दिख रहा है कि अमंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आयन, कुछ मॉलिक्यूल यहां पर लिखा हुआ है, ट्राई एटॉमिक है, जिसपे नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3 है। अब देखिए क्या क्या मॉलिक्यूल दिया हुआ है, BeCl2, दादा BeCl2। अगला क्या लिख रहा है यहां पर, N3- एजाइड आयन लिखा है। फिर से क्या लिखा है हमारा, N2O, फिर से हमारा क्या लिखा है, NO2+, फिर से लिख रहा है हमारा O3, फिर से क्या लिख रहा है, HCl2, फिर से लिख रहा है ICl2-, फिर से क्या लिख रहा है, I3-। अब इसमें हमको ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और एक मॉलिक्यूल और लिखा हुआ है, HCF2। अब बोल रहा है द टोटल नंबर्स ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। अब इसमें बोल रहा है कि जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियर हैं। टोटल नंबर्स ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स आयंस where the hybridization of the central atom does not have contribution of d orbitals।
बोल्ड है ये जो मॉलिक्यूल्स जितने भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसके हाइब्रिडाइजेशन में डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो हम तो देख के बता सकते हैं क्वेश्चन को, भैया BeCl2 मॉलिक्यूल है, BeCl2 मॉलिक्यूल, ठीक। तो यहां पर क्या देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp होगा। अगर N3 एजाइड आयन का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं एजाइड आयन का, तो NN ये बॉन्ड हमारा है, ठीक। हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस, तो ये भी तो लीनियर ही है, sp हाइब्रिडाइज है। तो बोलेंगे सर एक तो हमारा क्या होगा, ये हो सकता है। अगला चीज बोले N2O मॉलिक्यूल अगर देखें तो दैट विल द आल्सो लीनियर, दैट इज द आल्सो लीनियर, ठीक। तो हम बोलेंगे सर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, और यहां पर भी डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। अगला चीज NO2 की अगर हम बात करें, NO2 की, तो NO2 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, O हियर द पॉजिटिव चार्ज, तो दैट आल्सो sp। तो हम बोलेंगे सर हमारा क्या होगा, ये भी क्या होगा, तो इसमें क्या है कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा इसके हाइब्रिडाइजेशन में। अगला चीज अगर हम देखें कि ये जो मॉलिक्यूल XeF2 की अगर हम बात करें, XeF2, तो XeF2 का अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो क्या मॉलिक्यूल है, ये लीनियर तो है, लेकिन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेरिक नंबर डिसाइड करेगा, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता होगा, तो इसमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, ठीक। तो हम बोलेंगे सर ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, O3 मॉलिक्यूल में कभी डी एटॉमिक ऑर्बिटल आने की संभावना ही नहीं है, भाई ऑक्सीजन है, ठीक। और ऑक्सीजन अगर है तो वहां पर क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 तक हो सकता है, तो एक मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा ये, ठीक, जहां पर केवल p एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। लेकिन हम ये बात करें यहां पर सर ये तो लोन पेयर ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सर ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, बेंट होता है सर, ये कैसा होता है, बेंट होता है। तो लेकिन हमको लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में केवल पूछा जा रहा है इसमें, ठीक। तो ठीक है, यहां पर डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होता है। देखिए बीच में कितना अच्छा सा एक मॉलिक्यूल यहां पर दे दिया था। क्वेश्चन को इसीलिए हमको गौर से पढ़ने की जरूरत होती है, लीनियर भी हो और जिसमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल उसके हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व भी ना हो, उस तरह के मॉलिक्यूल को ढूंढना है। तो बोले सर इसमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहां पर ये लीनियर नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन में यह आंसर नहीं होगा। ऑब्वियसली SOCl2 की बात करें तो यहां पर डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता है। ICl2 में देखिए यहां पर आयोडीन सेंट्रल एटम है, डी एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर क्या इन्वॉल्व हो सकता है क्या, तो डी एटॉमिक ICl2 माइनस की अगर बात करें तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, एक डी एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर इन्वॉल्व होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। और I3 माइनस की अगर हम बात करें, I3 माइनस, तो ये भी मॉलिक्यूल लीनियर होगा, ये भी मॉलिक्यूल लीनियर होगा, लेकिन इसके पास में क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 यहां पर है, और इससे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा, सो इसमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आंसर अगर हम देखें कि भाई कितने लीनियर मॉलिक्यूल हैं जिसमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या क्या हो सकता है हमारा, एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और चौथा ये होगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आप शॉर्ट ट्रिक सभी जानते हैं, काफी आपने सीखा होगा। एक बार अगर मान लो कि अगर सपोज कि किसी एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का अगर कोशिश करें, ठीक, जैसे मान लो ICl2 माइनस, मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया यहां पर sp3d है, sp3d आपने कैसे निकाला होगा, तो आप इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे। कभी भी ICl2 माइनस में अगर आयोडीन का स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर 5 निकल के आएगा, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम इसको हम निकाल सकते हैं। और स्टेरिक नंबर 5 अगर होगा तो एक s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो आगे अगर हम अगले के क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख मोड़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहे when O2 is adsorbed on the metallic surface, electron transfer occur from the metal to O2, ठीक। अगला बोला था ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एडजॉर्प्शन। देखिए क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ सरफेस केमिस्ट्री को जोड़े हुआ है। नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में जो प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या, एक सरफेस फेनोमेनन है। सपोज एक मेटालिक सरफेस है, एक यहां पर ऑक्सीजन गैस को हम एडजॉर्ब करवाते हैं। देखिए लैंग्वेज पढ़िए, व्हेन O2 इज एडजॉर्ब ऑन द मेटालिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम मेटल टू O2। बोर्ड इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफरेंस जो हमारा है, सो ये मेटल से O2 की तरफ, मेटल से O2 की तरफ है।
अगला बोल रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एब्जॉर्प्शन इज, इस एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट यहां पर हो सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनाया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के कैटेगरी में इसको हम रखेंगे। एब्जॉर्प्शन है और उसको केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ दिया है। अब देखिए एक एक ऑप्शन को अगर देखते हैं कि पहला चीज बोल रहा है ए में O2 इज फिजी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक फिजी एब्जॉर्प्शन, दूसरा केमी एब्जॉर्प्शन। फिजी एब्जॉर्प्शन में जहां पर मेटालिक सरफेस के साथ, ठीक, जो हमारा गैसियस सब्सटेंस है उसके बीच में वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, वहां पर कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल। लेकिन केमी एब्जॉर्प्शन में जहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो तो ये क्या बोल रहा है कि यहां पर कि इलेक्ट्रॉन मेटल से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन और इस मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता होगा, तो सर ये फ्री एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं। ये कैसा एब्जॉर्प्शन होगा? केमी एब्जॉर्प्शन। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो पहला जो ऑप्शन है सो हमारा क्या है? इनकरेक्ट। ये फ्री एब्जॉर्प्शन नहीं है सर, ये क्या होगा? ये केमी एब्जॉर्प्शन होगा। अगला चीज बोला कि हीट इज रिलीज्ड, तो ऑब्वियसली कभी मेटालिक सरफेस पर अगर गैस एब्जॉर्ब होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और ये प्रोसेस जो हमारा होता है सो एक्सोथर्मिक होता है। दैट प्रोसेस विल बी द एक्सोथर्मिक। ठीक, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज करेगा। नाउ अगले पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, बोले ऑक्यूपेंसी ऑफ 2p पाई स्टार ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहां मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है? ऑक्सीजन की तरफ। और ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखें तो हमारा क्या दिख रहा है? गौर से देखेंगे बेटा, ये हमारा क्या होता है? सिग्मा 2pz। ये क्या? पाई 2px 2py। ये हमारा क्या है? पाई स्टार 2px 2py। ठीक, ये पाई स्टार है। अब एक चीज देख रहे हो कि यहां पर क्या था? पहले से इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। इलेक्ट्रॉन कितने थे यहां पर? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगला 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे था, 4 था। लेकिन अगर मान लो कि अगर मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? ऑक्सीजन को। मेटल ये बोल रहा है कि मेटल का इलेक्ट्रॉन किसके तरफ ट्रांसफर हो रहा है? ऑक्सीजन के तरफ। तो हम तो बोल सकते हैं कि सर यहां पर जो एंटी बॉन्डिंग का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर है वहीं पर इलेक्ट्रॉन आता होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या लिख रहा है यहां पर? ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई 2p स्टार ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली कि भाई यहां का जो ऑक्यूपेंसी है ये इंक्रीज कर गया होगा। नहीं, कितना अच्छा सब स्टेटमेंट लिखा है। आगे देखिए यहां पर अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक, ये भी ऑप्शन हमारा क्या था? करेक्ट था। अगला चीज बोल रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। बोल रहा है कि O2 का जो बॉन्ड लेंथ है सो इंक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। अब यहां पर ये बोल रहा है कि जो O2 मॉलिक्यूल जो यहां पर है, जो एब्जॉर्ब यहां पर हो रहा है ये O2, तो इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। तो बताइए इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? कैसे बताएंगे? ठीक, तो हम बोलेंगे देखिए सर कि यहां पर हम तो जानते हैं कि सर बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिक्रीज करता है सर। ठीक, और दूसरा अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर घटेगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब एक चीज और भी हम लोग जानते हैं कि सर बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा है, बॉन्ड ऑर्डर, सो 1/2 NB माइनस एन NB माइनस एन। ठीक, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है, दोनों का डिफरेंस ले लें और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो आप एक चीज देखो यहां पर, अगर मान लो कि यहां पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, क्योंकि बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन फिक्स है, कितना? 6 है। और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो दोनों का डिफरेंस घटेगा, और उसका अगर हाफ लेंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। जब बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा सो क्या होगा? कम हो जाएगा उसका। और बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? उसका बड़ा हो जाएगा। बहुत आसानी से बना सकते हैं हम लोग। ठीक, तो बहुत ही एप्लीकेटिव क्वेश्चन था ये। सरफेस केमिस्ट्री से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यहां पर क्या रिलेट कर दिया करके हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम बोलेंगे सर कि यहां पर डी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा।
तो ये जो क्वेश्चन हमारा है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्ट जो ऊपर वाला है एड्जॉर्प्शन हमको दे रहा है, और यहां पर दो पार्ट जो यहां पर लिखा है जस्ट केमिकल बॉन्डिंग यहां पर लिखा है। तो देखो कितना एप्लीकेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और आंसर हमारा क्या होगा, बी सी डी, बी सी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा हम लोग मूव करते हैं। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं पेशेंसली, और इसके बाद देखते हैं कि यहां पर क्या इसका हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए बोल रहा है कि द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का क्रिस्टलाइन फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, बोरेक्स का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या क्या होता है थोड़ा एक बार समझते हैं हम लोग। एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म इसका होगा Na2B4O7.10H2O। ठीक, Na2B4O7.5H2O, Na2B4O7.4H2O। ठीक, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म कहीं बोलेगा तो हम ये वाला फॉर्म लेंगे, इसको टिनाकल बोलते हैं, इसको ज्वेलर्स बोरेक्स बोलते हैं, और इसको कार्नाइट बोलते हैं। ठीक, तीन अलग अलग लिखे कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन, एक में 10 होता है, एक में 5 है, एक में 4 है। लेकिन रियल में जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वहां पर 10 वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। इसने क्या लिखा है कि द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स, तो इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो बोरेक्स है उसका जो स्केलेटन होता है वो इस तरह से होता है कुछ, Na2B4O5OH4, और ये जितना यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर में लिखा हुआ है, जितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर में लिखा है वो N-2H2O। याद रखेंगे, अगर मान लो हमको टिनाकल का अगर बोलेगा बताओ वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो हम 8 में टिक मारेंगे, 10 में नहीं। ज्वेलर्स बोरेक्स में हमको पूछा कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगा, इसको ज्वेलर्स बोरेक्स बोलते हैं, कितना होगा तो क्या बोलेंगे सर 3 होगा, 5 नहीं। अगर कार्नाइट में अगर पूछेगा कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा तो यहां पर 4 नहीं टिक मारेंगे, क्या टिक मारेंगे हम लोग, 2 टिक मारेंगे। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल जो यहां पर जो दिख रहा है, ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो ये क्या दिख रहा है बाबू, देखिए ये 2Na+, इसके स्ट्रक्चर को अगर बनाते हैं तो बी बी, ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये OH 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 OH, और यहां पर क्या है ये 2Na+, और ऑब्वियसली यहां पर क्या .H2O यहां पर होता होगा, ये 2- लिखा है। तो बोल रहा है यहां पर जो पहला ऑप्शन द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द बोरेक्स हैज टेट्रान्यूक्लियर B4OH4 2- यूनिट, तो एकदम 100% ये करेक्ट बोल रहा है। टेट्रान्यूक्लियर है, देखिए यहां पर 1 2 3 4, कितना न्यूक्लियस क्रिएट होता है, 4। देखिए एक न्यूक्लियस ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, तीसरा न्यूक्लियस ये है, और चौथा न्यूक्लियस ये है। अब ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है यहां पर, ये बोरॉन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये टेट्रान्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, टेट्रान्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 बोरॉन एटम यहां sp2 हाइब्रिडाइज है, और 2 बोरॉन एटम क्या है हमारा, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्रा यूनिट, 2 ट्रायंगुलर प्लानर यूनिट और 2 टेट्राहेड्रल यूनिट। अब इस ऑप्शन सब की अगर हम बात करें, बोला पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द 100% करेक्ट। ठीक, जो कि आपने लिखा है यहां पर। अगला लिख रहा है कि ऑल बोरॉन एटम इन द सेम प्लेन, तो क्या ये सेम प्लेन में है क्या, तो हम बोले नहीं सर, अगर sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का अगर हो गया है तो सर ये कभी तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल जो है वो 3 डायमेंशनल होगा, तो बोलेंगे सर ये कभी एक प्लेन में हो ही नहीं सकते हैं सर। एक टेट्राहेड्रल है तो हम क्या बोलते हैं वहां पर तो सर px py और pz तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करता है, तो एक प्लेन की हम बात ही कभी नहीं कर सकते। ठीक, अगला चीज हम लिखे कि इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम, तो ऑब्वियसली यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन है और 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन है, तो एकदम क्या है, दैट विल बी द करेक्ट। अगला चीज बोल रहा है कि 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम, तो देखो बोल रहा है कि जितना भी बोरॉन एटम है, जितना भी बोरॉन एटम है उससे लगा हुआ एक हाइड्रोक्साइड यूनिट है, तो देखिए कि इस बोरॉन के साथ एक OH लगा है, 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 हर एक के साथ में OH लगा हुआ है।
ठीक है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से उठाया गया क्वेश्चन है और उसको रिलेट किससे कर रहा है, केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्डिंग बैकबोन है, केमिकल बॉन्डिंग बैकबोन है पूरे केमिस्ट्री का। बॉन्ड का स्ट्रक्चर, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड पर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम क्या करें, इसका अगर आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, अगला सी होगा और डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं आगे, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2016 के पेपर 1 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, बनाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि द कंपाउंड्स विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम आर। बहुत आसानी से बना सकते हैं, नहीं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने का जो कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे। अब मान लो कि बोल रहा है कि इसमें किसमें कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या है, Br F5 हमारे पास है, Br F5, ठीक। ब्रोमीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 तो सिंगल बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मॉलिक्यूल, ठीक। स्क्वायर पिरामिडल होता है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अगला चीज क्या है, ClF3 की बात कर रहा है, ठीक। ClF3 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ClF3, वेयर द लोन पेयर, वेयर द लोन पेयर, तो हम क्या देख रहे हैं कि सर ये टी शेप होता है और इसमें क्या है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नहीं। और हम लोग बेंट रूल्स हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पर होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है, ठीक। तो बोलेंगे सर इसमें क्या है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ओके। आगे हम देखते हैं XeF2 की अगर बात, XeF4 लिखा है, XeF4। अब XeF4 ज़ेनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे सर, ये 4 फ्लोरीन जो हमारा है सो एक प्लेन में होता है, ये 4 बॉन्ड बना हुआ है, और बाद बाकी हमारा क्या है कि इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन और है, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है, और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक। तो इसमें भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला SF4 मॉलिक्यूल अगर देखें तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये यहां पर क्या देख रहे हैं, 4 यहां पर बॉन्ड, लोन पेयर। तो हम बोलेंगे सर इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, तो हम बोलेंगे सर इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, और इसमें कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बेस कंप्लीट। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि बच्चे को आसानी से नंबर आ जाए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। जैसे देखिए कि यहां पर ये मॉलिक्यूल जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। स्टेटमेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि C2 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। C2 माइनस ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, पहला स्टेटमेंट लिख रहा है। दूसरा लिख रहा है कि O2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2, ठीक। ये सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें ये बोल रहा है यहां पर O2 प्लस का बॉन्ड लेंथ किससे बड़ा है, O2 से बड़ा है, ठीक। अगला स्टेटमेंट लिख रहा है N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, बोला दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। फिर से पूछ रहा है He2 प्लस हैज द सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम, ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगला हम इसमें अगर हम गौर से अगर हम देखें कि बोल रहा है कि C2 माइनस ये डायमैग्नेटिक है, तो हमको रुख मोड़ना पड़ेगा कहां पर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम होता है उस पर। और हम लोग जानते हैं कि सर कार्बन तक, ठीक, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक sp मिक्सिंग के वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो यहां पर p का, केवल हम s का नहीं लिखते, हम केवल p का लिखते हैं। तो अगर हम क्या दें, p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता होगा, और यहां पर इसके लिए जो एनर्जी का ऑर्डर जो हमारा होता है सो कुछ ऐसे होता है, ये हमारा क्या होता है, पाई 2px 2py,
ये क्या होगा हमारा 2pz, ये पाई स्टार 2px 2py, और ये क्या होता है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब हमको क्या दिया है C2 2 माइनस, C2 2 माइनस, तो कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p2, लेकिन एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और लिया है, तो यहां पर क्या है 2p3, और ये भी दूसरे कार्बन हमारा क्या है, ये भी क्या होगा 2p3, क्योंकि दोनों यहां पर C2 2 माइनस लिखा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने 12 तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जैसा ये हो गया कुछ, तो 2p3 और 2p3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अपने कितने हैं बेटा, यहां पर 3, और यहां पर भी क्या है 3, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, तो हम बोलेंगे सर कि यहां पर अगर C2 2 माइनस की अगर हम बात करें तो सर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पेयर्ड स्टेट में है, और पेयर्ड स्टेट में अगर होंगे तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। सो ये ऑप्शन तो करेक्ट लिख रहा है। C2 2 माइनस क्या है, किस तरह का मॉलिक्यूल है, तो दिस इज द डायमैग्नेटिक। ओके, ऑप्शन 1 तो मिला हमें। अगला चीज बोला कि O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2, तो सिंपली हम गेस करके बना सकते हैं। अब देखिए कि यहां पर O2 2 प्लस है, O2 2 प्लस, और यहां पर क्या है O2 है। देखिए O2 2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने थे 16 थे, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 हो गए। ठीक, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 16, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो नाइट्रोजन जैसा हो गया। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स में ये कितने यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होगा, 2 हो गया। तो आप ये गौर से देखिए कि बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर, एक तो चीज हमने लिखा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है, तो देखिए कि O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 2 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या कि O2 का जो बॉन्ड लेंथ होगा सो O2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, छोटा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इसका क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन ऑप्शन जो हमारा लिख रहा है सो O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2, तो इसका मतलब सरासर गलत लिख रहा है। ठीक, हटाए उसको। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बोला N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से अगर हम यहां पर अगर इस क्वेश्चन को करें तो सर N2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5, और N2 माइनस का भी क्या होता है 2.5 होता है। लेकिन अंतर इसमें एक चीज ये होता है कि N2 प्लस वाले में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, और इसमें क्या होते हैं N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में भी प्रेजेंट होते हैं, p वाले में। ठीक है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर हमको तो ये चीज और कुछ तो पूछ नहीं रहा है, हमको केवल पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या दोनों का बराबर है, तो बोले यस बराबर है सर, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है 2.5 होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अगला चीज बोल रहा है कि He2 प्लस हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए और सी स्टेटमेंट, ए और सी स्टेटमेंट हम अपने आंसर में टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर कि बोल रहा है द कलर ऑफ X2, हाइड्रोजन के कलर के बारे में पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक, पी ब्लॉक में ही पूछा जाता है केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन रीजन जो हमारा है सो हम किससे देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। बोल रहा है कि द कलर ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स ऑन द ग्रुप 17 एलिमेंट चेंजेस ग्रेजुअली येलो टू वायलेट, येलो टू वायलेट, मतलब इसका कलर चेंज करता है, किसके वजह से चेंज करता है। ठीक, ग्रुप दिस इज ड्यू टू, मतलब हाइड्रोजन के पास अगर गौर से अगर देखें तो हम लोग डी ट्रांजिशन की बात करते हैं कलर के लिए, चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई भी हाइड्रोजन अगर लिखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही नहीं है, नॉन नेगेटिव चार्ज, उसके बावजूद भी क्या देख रहे हैं ये कलर शो करता है। ठीक, जैसे फ्लोरीन अगर हम लिखे फ्लोरीन तो येलो कलर होता है उसका, इसका कलर कैसा होता है येलो। ब्रोमीन की बात करें तो रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। अगर क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ठीक, और आयोडीन की अगर बात करें तो ये वायलेट कलर का होता है, तो वही चीज बोल रहा है यहां पर येलो टू वायलेट। ठीक,
अब इसके पीछे जो हाइड्रोजन जो कलर शो करता है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहां पर रेडिएशन जो होता है सो विजिबल रीजन में पड़ता है, और विजिबल रीजन में अगर रेडिएशन अगर होगा तो ऑब्वियसली क्या करे, कलर शो करेगा। अब देखिए एक एक ऑप्शन की अगर हम बात करें, बोला द फिजिकल स्टेट ऑफ H2 एट रूम टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड, ये कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सॉलिड का कलर की बात तो हम करते हैं ड्यू टू द क्रिस्टल डिफेक्ट, लेकिन क्या यहां पर क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबल उसका ये फिजिकल स्टेट होता है, तो बोले नहीं सर, फिजिकल स्टेट कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आयोडीन अगर सॉलिड भी है तो किस तरह का सॉलिड है, वोलाटाइल सॉलिड होता है, इसलिए कभी क्रिस्टल डिफेक्ट या सॉलिड फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना इसके कलर को है ही नहीं, ठीक। तो ये ऑप्शन तो क्या इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगला चीज बोले कि डिक्रीज इन द होमोलुमो गैप डाउन द ग्रुप, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरह का डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा है। अप टू नाइट्रोजन तक जो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, sp मिक्सिंग के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ओवर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी गैप की वजह से sp मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, इसलिए O2 का, F2 का, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो फॉर्म करता है, लेकिन sp मिक्सिंग वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए डायग्राम हम अलग तरह का देखते हैं। उसके लिए डायग्राम अगर हम देखें तो देखिए किस तरह का डायग्राम होता है। जैसे यहां पर p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई सिग्निफिकेंस तो होता नहीं है, ठीक। ये किसका सिग्निफिकेंस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्निफिकेंस होता है। और हम क्या देखें सर, इसका जो इसमें देख रहे हैं 2pz, फिर से क्या देखें इसमें, ये इसका एनर्जी लेवल ये है और इसका एनर्जी लेवल ये है। अब हर एक के लिए अगर नेमिंग करें तो क्या लिखते हैं, सिग्मा 2pz, ये क्या होता है, ये पाई 2px 2py, ये क्या होगा, ये पाई स्टार 2px 2py, और ये हमारा क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा है, अगर किसी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, ठीक, हाइड्रोजन की बात करें तो भाई इसमें कितने लोग 5-5 करके इलेक्ट्रॉन होंगे, p5, और यहां पर भी क्या होगा p5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम फील कर रहे हैं यहां से, यहां पर भी क्या 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कहां पर होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का एक्यूपेंसी कहां होगा, तो क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब देखो ये जो हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में है, इसको हम क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं, होमो, HOMO, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये बोला जो हमारा होता है इसको लूमो बोला जाता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या होता है, इस दोनों में एनर्जी का गैप जो क्या होता है, कम होता है। एनर्जी के गैप कम होने के वजह से और यहां पर ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करता है, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करेगा और फिर से लोअर लेवल में फॉल करेगा तो कुछ एनर्जी का रेडिएशन होगा। और ये जो एनर्जी का रेडिएशन अगर हो रहा है और इसका वेवलेंथ अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर फॉल करे तो इसी को क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन बोलते हैं। और उसके कारण से जो कोई भी हाइड्रोजन होता है क्या करता है, कलर शो कर देता है। तो अगर हम ऑप्शन की अगर हम बात करें यहां पर डिक्रीज इन होमोलुमो गैप डाउन द ग्रुप, तो एकदम सही बोल रहा है, ठीक। अगला चीज बोल रहा है कि डिक्रीज इन पाई स्टार सिग्मा स्टार गैप डाउन द ग्रुप, वही चीज तो लिख रहा है जो होमोलिमो जो लिखा है यहां पर, वही तो यहां पर भी रिपीट कर रहा है, सेम लाइन। अगर आप गौर से देखें तो इसको मैंने क्या बोला, लूमो बोला, इसको मैंने क्या बोला, होमो बोला, ठीक। और यहां पर क्या पाई स्टार, यहां पर सिग्मा स्टार, तो ये पाई स्टार है, ये वाला क्या सिग्मा स्टार है। तो बोले कि यहां पर क्या है कि सिग्मा स्टार और पाई स्टार में दोनों में जो एनर्जी गैप होता है उसका कम होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अगला चीज बोल रहा है कि डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, तो ये ऑप्शन हमको सही नहीं दिख रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, दैट इज द BC। तो एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रोजन जो कलर शो करता है, ठीक, उसको एक्सप्लेन कौन कौन से रीजन से हम कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि हाइड्रोजन कलर क्यों शो करता है,
ठीक है, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 2017 वाला। इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए वो क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस, ठीक, इन H3PO4, H3PO2, H3PO4, H3PO3 एंड H4P2O6। एक तो ऐसे भी दिख रहा है यहां पर कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +5, इसका कितना होगा ये +3, और इसका कितना होगा ये +4। ठीक, तो इसको तो बहुत आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर लिखे, हम स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे हर एक का स्ट्रक्चर मैं इसलिए बनाता हूं ताकि यहां पर फटाफट रिवीजन भी एक बार हो जाए। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो क्या होगा POH H OH। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इसका +1। अगला चीज हम लिखे H3PO4 PO OH OH OH, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। अगला चीज लिखे H3PO3 PO OH OH, और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। और एक मॉलिक्यूल हमारा क्या लिखा है H4P2O6, इसमें PP बॉन्ड होता है। इस तरह का भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल बॉन्डिंग से। ये अलग बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है हमको, क्या करेगा फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट लिखेगा और पूछेगा उसमें किसमें PP बॉन्ड है, किसमें POP बॉन्ड है। तो इस तरह का क्वेश्चन सबको हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो कि यहां पर H4P2O6 है, तो PP बॉन्ड, here the OH, here the OH, ठीक, OH, और यहां पर H, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +4 होगा। तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन में हमारा क्या है +5 तो हो गया। यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर +4, ये क्या होगा ये +3, और ये क्या होगा +1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। और बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम रुख मोड़ते हैं। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है। ठीक, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसके बाद में देखते हैं क्या आंसर इसका हो सकता है। बोल रहा AlCl3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो गलत लिख रहा है। अगर डायमेरिक स्टेट में AlCl3 अगर है तो ये मॉलिक्यूल का डायमेर कैसे लिखते हैं AlCl, और दूसरा यहां पर क्या लिखे AlCl। तो अगर मान लो कि यहां पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो ब्रिज बॉन्ड यहां पर बन रहा है ये क्या हो जाएगा, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया इसका। ठीक, अब आगे की हम बात देखें, और BH3 हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन डायमेरिक फॉर्म। यस, अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं B2H6 का, डाइबोरेन का, ज्यादा BH, तो यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही इन्वॉल्व है, लेकिन सेंटर कितना क्रिएट हो रहा है 3, और 3 सेंटर का क्रिएट हो रहा है तो क्या बोलेंगे सर ये मॉलिक्यूल क्या है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। तो ये वाला क्या दिख रहा है कि BH3 जब ये डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसका फॉर्मूला का B2H6, जिसको क्या होता है डाइबोरेन बोलते हैं, एक बहुत अच्छा कंपाउंड है। तो और इसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला चीज देखिए कि बोल रहा है कि AlCH3 थ्राइस हैज द 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक फॉर्म। सही बोल रहा है कि AlCH3 थ्राइस क्या है बेटा, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसमें जो एल्यूमिनियम है डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ा है, उस तरह का कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो मेटल या मेटलॉइड्स के साथ, उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल जो देख रहे हैं AlCH3, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं Al, CH3, यहां पर भी क्या है CH3, यहां पर CH3, Al, CH3, CH3, CH3। तो देखिए कि यहां पर कैसा चार्ज है, निगेटिव पार्शियल, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हियर इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहां पर ये जो ये बॉन्ड बन रहा है
तो यहां पर मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? बस 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर सेंटर तो 3 क्रिएट हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है? 2। तो हम बोलेंगे सर ये किसमें क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड, तो ये सही लिखा है। अगला चीज बोल रहा है कि द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द AlCl3। यस, ऑब्वियसली कि देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन बोरॉन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, और साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, तो ओवरऑल हम ये बात कर सकते हैं कि यहां पर BCl3 और AlCl3 में यहां पर एसिडिटी ज्यादा किसका हो जाएगा? BCl3 का एसिडिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या आंसर हो गया? डी भी अपना क्या होगा? आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए के अलावा बाद बाकी हर एक अपना आंसर हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो कि किसमें आया है? 2018 के पेपर में आया हुआ है। देखिए कि बोल रहा है कि अमंग स्पेसीज गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पेसीज। कुछ मॉलिक्यूल्स लिखा है, इसमें डायमैग्नेटिक स्पेसीज के बारे में हमको बताना है कि डायमैग्नेटिक क्या है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक। तो देखियो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम जो हमारा है वो तो 1s1 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल तो कैसा हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा ये तो। ठीक, कोई सोचना ही नहीं है। इसके बाद बोल रहा है NO2 मोनोमर। जो NO2 जो मॉलिक्यूल हमारा है NO2, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल जो हमारा होगा सो क्या होगा? दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। ठीक, अगला हमको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहां पर O2 माइनस सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जो हमारा है O2 माइनस, अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को अगर देखें तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ठीक, तो ये भी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक, आगे हम आते हैं कि डायमेरिक सल्फर इन द वेपर फेज। एक चीज हम लोग जानते हैं कि कोई भी सल्फर हो, उसको अगर मान लो कि हम हीट करते हैं तो क्या होगा? वेपर फेज में कन्वर्ट होगा 4s2 इन द गैसियस फेज। और ये सल्फर जो हमारा S2 है, इसके पास में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, सो ये मॉलिक्यूल भी जो हमारा है सो दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। अगर मान लीजिए कि अगर जब भी वेपर फेज में सल्फर होगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? दैट विल बी द पैरामैग्नेटिक। आगे हम बढ़ते हैं Mn3O4। Mn3O4 आपको पता है सर, Mn3O4 जो हमारा है सो मिक्स्ड ऑक्साइड है। Mn3O4 दैट द मिक्स्ड ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड हमारा है क्या है? MnO2, और अगला चीज क्या बोले? दैट द 2MnO। MnO2 और MnO का क्या है? मिक्सचर है, दोनों को मिक्सिंग के बाद में ऑक्साइड हमारा बना है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। तो यहां पर अगर +4 है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 3d5 4s2। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस अगर किया तो यहां पर क्या होगा? 3d3। और यहां पर भी क्या देखे? ये 3d5। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कभी डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। आगे हम किस पे आते हैं? यहां पर NH4 FeCl4। तो सर अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स में NH4 ट्वाइस FeCl4, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाले तो ये हमारा क्या होगा? 2 into 1। यहां पर क्या होगा? -4। तो यहां पर अगर दोनों को अगर जोड़े तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, और क्या होगा? 3d6। और 3d6 कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा? ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अगला चीज लिखे Ni2+ NH42 NiCl4। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +2 होगा, और 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, और Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड। Cl इज वीक फील्ड लिगेंड, सो कभी भी यहां पर इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला K2MnO4 की अगर हम बात करें तो K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा तो सर इसका मतलब क्या होगा? कि यहां पर D में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और इस मॉलिक्यूल को भी पैरामैग्नेटिक बनाएगा। अगला मॉलिक्यूल हम K2Cr2O7 अगर देखें तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इसका +6, और Cr+6 अगर है, Cr+6,
तो हम क्या लिखेंगे, दैट अ 3D0, सो ये मॉलिक्यूल जो हमारा है, सो दैट विल बी द डायमैग्नेटिक। तो जितना भी मॉलिक्यूल यहां पर लिखा है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होगा सो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक नहीं होगा, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर द पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो ये जस्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और थोड़ा मतलब बनाना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता और चेक करना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को हम बता सकते हैं। ये टाइम टेकिंग थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है ताकि आपका टाइम वहां पर कंज्यूम हो। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, ये क्वेश्चन 2018 के पेपर 2 में आया हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा था, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप। ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट के बीच में ऑक्सीजन आ गया हो। नहीं, कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन है और दोनों तरफ सिमिलर तरह का एलिमेंट लगा हुआ हो, उसी को क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप हम लोग बोलते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए, इसका हर एक का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं और उससे अपने आंसर को ढूंढ लेंगे। ठीक, कितने होंगे सो। जैसे सबसे पहला मॉलिक्यूल N2O3 लिखा है, और N2O3 का स्ट्रक्चर मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया भी था। तो N2O3 का स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से बना सकते हो। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ऑक्सो लिंकेज इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, अगला मॉलिक्यूल N2O5, इसमें हमको लगता है, देख के ही लगता है इसमें ऑक्सो ग्रुप होता होगा। जैसे देखिए कि यहां पर इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, हियर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर क्या दिख रहा है, ऑक्सो लिंकेज दिख रहा है। ठीक, आगे हम लोग आते हैं P4O6। ठीक, फास्फोरस का जो भी ऑक्साइड होता है उसमें ऑक्सो लिंकेज होता है। जैसे P4O6 जैसे मैंने लिखा, तो P4O6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऑक्सीजन, POP, 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 और यहां पर क्या है, ये POP और POP। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। इस क्वेश्चन में POP बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं, लेकिन हमको बोल रहा है कि ऑक्सो लिंकेज की बात कर रहा है। तो बोले सर यहां पर क्या है, ऑक्सो लिंकेज, टोटल ऑक्सो लिंकेज पूछ सकता है इंटीजर टाइप में, तो उसको वो भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सो लिंकेज है। अब आगे हम अगला मॉलिक्यूल्स में हम आते हैं, P4O7। तो ऑब्वियसली एक P4O7 का स्ट्रक्चर में यहां पर एक डबल बॉन्ड O लगा दो, P4O7 हो जाएगा। P4O8 का अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर और बॉन्ड बना दें। P4O10 अगर बोलेगा तो यहां पर और डबल बॉन्ड लगा दें। ठीक, तो यहां पर क्या P4O6 हो या P4O8 हो या P4O7 हो या P4O10 हो, स्ट्रक्चर में POP बॉन्ड सेम होते हैं। ठीक, तो ऑक्सो लिंकेज इसमें भी है। तो हमने क्या देखा, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब अगला चीज देखते हैं कि H4P2O5, तो इसमें भी ऑक्सो लिंकेज है, POP। ठीक, अगला चीज जो हम देख रहे हैं यहां पर हमारा क्या दिख रहा है, H4, तो यहां पर क्या देगा, POP बॉन्ड यहां पर ये दिखेगा, तो हम देखें O, यहां पर O5 यहां पर लिखा है, तो क्या लिखे, OH, यहां पर क्या है, OH। ठीक, और एक फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन, और यहां पर हाइड्रोजन ये जुड़ा है, तो यहां पर भी क्या है, POP बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, POP बॉन्ड है। अगला चीज अगर हम देख रहे हैं H5P3O10, तो इसमें भी 3 POP बॉन्ड यहां पर होता होगा, POP, 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 तो क्या इसमें भी POP बॉन्ड होता होगा। अगला चीज अगर H2O3 अगर मैं लिखूं यहां से, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैंने लिखा यहां पर, तो SS, here the O, here the OH, here the OH। यहां पर सर SS बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सो लिंकेज नहीं है इसमें। ठीक, तो बोलेंगे सर ये वाला नहीं है। अगला चीज हम लिखे H2SO5। ठीक, H2SO5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो SS लिंकेज होता है इसमें, SS, ये इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा, OH या डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है, OH। तो बोले सर इसमें SS लिंकेज तो होता है, लेकिन SOS लिंकेज नहीं होता है। तो भाई इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो अगर टोटल अगर काउंट करें यहां पर किसमें ऑक्सो लिंकेज है, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, एक हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं जिसमें क्या है, ऑक्सो ब्रिज लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर को बेटा एक बार क्या करना है, एग्जाम से पहले हम बढ़िया से प्रैक्टिस करके चला जाना है, देख के चला जाना है, उससे एक नए क्वेश्चन वहां से पकड़ में आ ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
उसको देख ले। बड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं है, एप्लीकेटिव क्वेश्चन है। ठीक, हम बोल सकते हैं सर ये क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेटिव क्वेश्चन है। ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट किया है इस चीज को। ठीक, हमको केमिकल रिएक्शन भी आना चाहिए। जैसे पढ़ते हैं इसको, बोल रहा है कि फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वाह, बहुत सारा चीज लिख रहा है इसमें। ये बोल रहा है MnO2, इसको पैरेलुसाइट बोलते हैं KOH प्लस O2। नहीं, आपने KMnO4 बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन रटा होगा। ये क्या फॉर्म करता है, K2MnO4, K2MnO4। एक लैंग्वेज देखते हैं, बोल रहा फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूसेस सॉल्ट W। ये क्या बना रहा है बेटा, W बना रहा है। ठीक, अगला बोला अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन यील्ड्स अनदर कंपाउंड सॉल्ट X। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन हम करते हैं यहां पर K2MnO4, इसका ऑक्सीडेशन आपने किया तो हमारा एक और भी कंपाउंड फॉर्म किया X, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 है, तो यहां पर मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन तो +7 ही होता है। तो किसमें चला जाएगा ये, KMnO4 में, KMnO4 में। और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +7 हो गया है। ठीक, KMnO4 हमने बना दिया ऑक्सीडेशन के बाद में। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ओजोन भी ले सकते हैं। ठीक, आपने जब रटा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर क्या लेते हैं आपको पता है। आगे बोल रहा है यहां पर X, तो मैग्नीज कंटेनिंग आयन प्रेजेंट इन W एंड X। बोल रहा है कि जो इससे जो मैग्नीज कंटेनिंग जो कंपाउंड है W में और X में, X रेस्पेक्टिवली आर Y एंड Z। अब ये बोल रहा है कि द मैग्नीज कंटेनिंग आयंस इन W एंड X रेस्पेक्टिवली आर Y एंड Z। इसके जो आयंस हमारा है सो Y और Z है, तो इसके आयंस हमारे क्या हो गया बताइए। इसका आयंस हमारा क्या होगा, MnO4 2-। इसका आयंस क्या हो गया हमारा, MnO4 हेयर द माइनस। और इसको हमको बोल रहा है बोलने के लिए कि हमारा क्या है, ये Y है, और ये हमारा क्या है, दैट विल बी द Z। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन अब इससे रिलेट करके हमको क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक, तो देखते हैं, बहुत आसानी से बता देंगे हम। बोल रहा Y इज डायमैग्नेटिक इन नेचर व्हाइल Z इज द पैरामैग्नेटिक। Y जो है जो डायमैग्नेटिक है, Y यहां पर MnO4 2-, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 है। और Mn अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है, Mn +6, तो हमारा क्या होगा 3D1। ठीक, और 3D1 है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये दैट विल बी द पैरामैग्नेटिक। ठीक, अगला बोल रहा है कि Y इज डायमैग्नेटिक, तो Y यहां पर Y हमारा कौन सा था, Y ये था, तो ये तो इसका पहला स्टेटमेंट ही तो गलत हमारा है। Y कभी डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, दैट इज द पैरामैग्नेटिक। जबकि Z क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और उल्टा लिख रहा है यहां पर, जबकि इसको ये लिखना चाहिए था कि Mn+7 जो है सो दैट इज द डायमैग्नेटिक, और Mn6+ जो है सो पैरामैग्नेटिक। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा। अगला चीज हम देखते हैं इसमें कि बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। बोला Y और Z जो हमारा सो कलर्ड है और टेट्राहेड्रल शेप है। तो देखो यहां पर क्या लिख रहा है, ये MnO4 2-, तो ये भी टेट्राहेड्रल है। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये भी टेट्राहेड्रल है, इसका कलर ग्रीन होता है। MnO4 2-, ये कैसा होता है, ग्रीन। और MnO4- जो हमारा है सो दैट इज द पर्पल, दैट इज द पर्पल। ठीक, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। तो ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग आ जाते हैं यहां पर, इन बोथ Y एंड Z, Y और Z जो हमारा है MnO4 2- एंड MnO4-, बोथ इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मैग्नीज। एकदम सही बोल रहा है भाई, मैग्नीज का d एटॉमिक ऑर्बिटल होता होगा और ऑक्सीजन का p एटॉमिक ऑर्बिटल होता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट भी क्या होगा हमारा, करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, अगला चीज बोला इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन, in aqueous acidic solution Y undergoes disproportionation reaction to give Z and MnO2। एकदम 100% एग्जैक्टली। ये बोल रहा है कि aqueous solution of the Y,
Y हमारा क्या बना हुआ है, MnO4 माइनस। तो अगर मान लो कि हमारा क्या है कि MnO4 माइनस अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शन में जाता है। और किस तरह डिस्प्रोपोर्शन जाएगा कि दैट द MnO4 माइनस, और दूसरा हमारा क्या फॉर्म करता है, MnO2 का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, MnO2 का फॉर्मेशन करता है। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या था, +6, यहां पर क्या है +7, और यहां पर क्या है +4। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन को कहां से रिलेट कर दिया था, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट किया गया था। तो कितना ब्यूटीफुली यहां पर इसको फ्रेम किया था क्वेश्चन को। ठीक, यहां पर बोल दिया कि MnO2 KOH के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, W बनाता है, और उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में W इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन के बाद में सॉल्ट X बनाता है। तो K2MnO4 किस में जाता है, KMnO4, और उसके आयन से रिलेट करके हमको, बॉन्डिंग से रिलेट करके क्वेश्चन हमको पूछा गया है। और इस क्वेश्चन सबको थोड़ा सतर्कता से बनाना है। ठीक, कूल काम होके हमको बनाना है क्वेश्चन को, और कूल काम होके क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक, अब यहां से देखिए कि बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। कुछ कंपाउंड जो है सो हमारे लिक्विड फॉर्म में, और इसमें क्या पूछा रहा है कि हमारा O2 दिया हुआ है, HF दिया है, H2O दिया है, NH3 दिया है, अगला H2O2 दिया है, CCl4 दिया है, CHCl3 दिया है, C6H6, C6H5Cl। When charged comb is brought near the flowing stream, how many of them show deflection as per the following figures? अब क्या बोल रहा है कि यहां पर चार्ज, यहां पर क्या कॉम्ब है, कंघी को रगड़ते हैं ऑब्वियसली चार्ज हो जाता है। तो हमको ये बोल रहा है यहां पर कि भाई जो कितने जो है सो अट्रैक्ट होंगे उसके तरफ। तो भाई अट्रैक्ट तो वही होंगे ना जो पोलर नेचर के होते होंगे। बॉन्ड में पोलैरिटी होगा तभी तो अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जहां पर होगा वही जाके अट्रैक्ट होगा। तो हमको ये चेक करना है यहां पर कितने मॉलिक्यूल जो है सो पोलर हैं और कितने मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। ठीक, तो कौन अट्रैक्ट करेगा सो थोड़ा उसको हमको देखना है। देखिए बाबू, ये O2 ये मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल ये तो नॉन पोलर होगा। ठीक, ये O2 मॉलिक्यूल बना होगा, दोनों ऑक्सीजन एटम से बना होगा, तो पोलैरिटी डेवलप ही नहीं किया होगा। अगला चीज अगर हम बात किए कि हमारा HF है, तो HF मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। फिर से हमने क्या लिखा, H2O, दैट इज ऑल्सो पोलर। फिर से क्या है, NH3, इट इज ऑल्सो पोलर। फिर से हम देख रहे हैं H2O2, दैट इज ऑल्सो पोलर। एक H2O2 का डाइपोल मोमेंट वाटर से ज्यादा होता है। H2O2 मॉलिक्यूल का तो पोलर होता है और इसका डाइपोल मोमेंट 2.01 डिवाई होता है। अगला चीज हम देखें CCl4, CCl4 मॉलिक्यूल जो है सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। CHCl3 मॉलिक्यूल पोलर, CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म जो है सर कैसा होता है, ये पोलर होता है। अगला चीज यहां पर लिखा है कि C6H6, तो ये तो नॉन पोलर है, बेंजीन का रिंग है। और फिर से लिख रहा है C6H5Cl, तो क्या होगा, दैट विल बी द पोलर। C6H5Cl जो है सो कैसा होगा, ये पोलर होगा। तो अगर पोलर अगर मॉलिक्यूल अगर हम काउंट करें यहां से, तो पोलर मॉलिक्यूल क्या है, एक तो हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे सब क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे किससे, कॉम्ब, जो चार्ज्ड कॉम्ब है उससे अट्रैक्ट होंगे। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कितना ब्यूटीफुली क्वेश्चन को फ्रेम किया था। बताओ, कंघी को रगड़ रहा है और वहां से चार्ज से ये पूछ रहा कौन यहां पर अट्रैक्ट होगा, कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, और पूछना चाह रहा है डाइपोल मोमेंट, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल किसका लिया, कॉम का एग्जाम्पल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा अपना टेक्निकली देखेंगे, अपना IQ का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आंसर टोटल कितने हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं जो यहां पर इस तरह का करामात करेंगे, और बाद बाकी मॉलिक्यूल के में वहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख मोड़ते हैं। अब देखिए फिर से ये बोल रहा है क्वेश्चन में, बड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर, देखते हैं, ये भी एप्लीकेटिव क्वेश्चन ही है, ये भी एप्लीकेटिव क्वेश्चन ही है। बोल्ड है एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट was layered with equal volume of amyl alcohol
when it was second after the addition of 1 ml 3% H2O2, a blue alcohol layer was obtained. The blue color is due to the formation of chromium 6 compound X. ये बोल रहा है कि ये क्या करता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, उसको H2O2 के साथ रिएक्शन करवाता है इन एमाइल अल्कोहल, तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। और ब्लू सॉल्यूशन जो होता है कि क्रोमियम का कोई कंपाउंड है X, उसके वजह से बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ द X। बताओ कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछा है इसने। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्वेश्चन उठाया, उसको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर दिया। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को हमको देखना पड़ेगा। देखो रिएक्शन क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये फॉर्म करेगा हमारा K2SO4 प्लस H2CrO7, ठीक। अगला चीज क्या होगा कि यहां पर कि हमारा H2O2 दिया हुआ है। H2O2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसमें टेंडेंसी है कि ब्रेक करने के बाद नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन H2Cr2O7 है, उसको डिकम्पोज कर देगा। देखिए H2Cr2O7 प्लस 4O, दैट गिव्स 2CrO5 और प्लस H2O फॉर्म करेगा। ये कंपाउंड हमारा जो बना है उसी के वजह से क्या करेगा, कलर शो करेगा ब्लू कलर। तो एक जो कंपाउंड हमारा है उसका CrO5 है। अब इस CrO5 में हमको बोल रहा है क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन कितना ऐसा है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा हमको। एक CrO5 मॉलिक्यूल में क्रोमियम के साथ कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और इस CrO5 का स्ट्रक्चर जो होता है CrO5, इसमें 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड हमारा बना हुआ है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है तो डबल बॉन्ड है, ये तो होगा नहीं। तो सिंगल बॉन्ड जो बना है सो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आंसर हमारे कितने हो गए, 4 आंसर हो जाएंगे। हम बोलेंगे कि सर यहां पर इस मॉलिक्यूल में जो X हमारा बना है उसमें 4 क्रोमियम ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो बताओ पूरा H2O2 का रिएक्शन लिख दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन लिख दिया, कंपाउंड बनाया, और वहां से पूछ रहा है कि यहां पर बताए क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितने होंगे। तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कब, जबकि हर एक रिएक्शन हमारा रटा हुआ है। अब एक चीज तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है, किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, ठीक। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड काउंट करने का तरीका हम बताते हैं, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। देखिए कि ये जो CrO5 मॉलिक्यूल मैंने सीधे सीधे बोला कि भाई 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब कैसे 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो क्या करो कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो कितना आएगा, +10, ठीक। यहां पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 10 आ गया। ये कितना आ गया, 10। लेकिन हमको पता है कि सर क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो 6 होता है, 10 आ गया, इसका मतलब कुछ ना गड़बड़ है, ठीक। तो हम बोलेंगे सर कि क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6 होता है सर, +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। 10 कभी भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है, ठीक। तो देखिए कि यहां पर क्या करते हैं, ये पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे निकालते हैं। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, कितना आएगा, +10, लेकिन होता है कितना इसका, +6। अगर हम पेरोक्साइड बॉन्ड अगर मुझे निकालना है, पेरोक्साइड बॉन्ड, तो हम क्या करें, जितना कैलकुलेट करके आपने लाया है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट 10, और ये जो है एक्सपेरिमेंटल है, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, -6/2। तो यहां पर दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2। तो बोलेंगे सर CrO5 में टोटल पेरोक्साइड बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, फिर से एक बार सुन ले कि हम क्या कि जो मॉलिक्यूल हमारा दिया हुआ है उसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल लिया, वो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया हमारा।
लेकिन हम जानते हैं कि उस एलिमेंट का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो इसका मतलब अगर मतलब दोनों का डिफरेंस ले लें और अपॉन 2 कर दें, और जितना जो वैल्यू आएगा सो क्या होगा, ये उतना ही पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। अब आप एक चीज क्वेश्चन हमसे ये करोगे सर अगर नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में अगर 1 आ जाए फिर हम क्या करें? एक नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड 1 आ जाए, चाहे मान लो कि वहां पेरोक्साइड बॉन्ड वहां पर हाफ आ जाए, तो क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर अगर मान लो कि अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाता है 0.5 आ गया, तो इसका मतलब बोलेंगे सर फ्रैक्शन में अगर है तो इसका मतलब डायमेरिक या किसी पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। नहीं, जैसे उसका एग्जांपल हम लोग बात करते हैं H2SO8, H2SO8, ठीक, उसमें क्या देखें, दो सल्फर के बीच में क्या होता है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमको इस क्वेश्चन से मतलब है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड 2 है, इसलिए CRO सिंगल बॉन्ड कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, रुख मोड़ते हैं। अब देखिए कि बोल रहा है इसमें कि फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed by the overlap of two 2pz orbitals are। अब ये बोल रहा है कि 2pz और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन, उससे रिलेट करके क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है। अब देखिए ये बोल रहा है कि सिग्मा ऑर्बिटल्स हैज टोटल 2 नोडल प्लेन्स। सिग्मा ऑर्बिटल्स जो हम बना रहे हैं एक 2pz का, तो बोल रहा है उसमें 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। अगर मान लो कि हम 2pz और 2pz का लीनियर कॉम्बिनेशन करवाते हैं, 2pz का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हम करवाएं, ठीक, देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहां पर अगर सिग्मा अगर फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम फेज में होता होगा। हम सीधे सीधे बोले कि सर ये 2pz और दूसरा क्या है 2pz, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां से देख रहे हैं ये दोनों क्या फेज में। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम बनाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सर यहां पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना प्लस, और यहां पर ये क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहां पर भी क्या इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो एक नोडल प्लेन यहां पर बनेगा और दूसरा नोडल प्लेन हमारा क्या बनेगा, यहां पर बनेगा। तो हम 2pz में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करें तो हमारा नोडल प्लेन कितना फॉर्म करेगा, 2 नोडल प्लेन फॉर्म करेगा। एक नोडल प्लेन हमारा ये है और दूसरा नोडल प्लेन क्या होगा, ये। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अगला चीज हमको क्या देख रहा है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन XZ प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये गलत लिख रहा है। आगे हम अगर बात करें इसमें सी में कि पाई ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द प्लेन which is perpendicular to the molecular axis goes through the inter the molecule। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पाई ऑर्बिटल का कभी फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो 1 नोड का फॉर्मेशन होगा, 1 नोड। और ये बोल रहा है कि प्लेन which perpendicular to the molecular एक्सिस के परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये गलत है। आगे हम देख रहे हैं कि पाई स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द XY प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक, तो ये करेक्ट लिख रहा है कि पाई स्टार अगर हम बात कर रहे हैं कि पाई स्टार, ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैज 1 नोड इन द XY प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर, अगर ये मेन एक्सिस है तो एक नोड हमारा क्या होगा, XY प्लेन के एलोंग यहां पर होगा, कंटेनिंग XY प्लेन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए और डी हमारा आंसर हो गया। देखिए 2022 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम रुख मोड़ते हैं कि देखिए बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में कि द ट्रीटमेंट ऑफ गेलेना विथ HNO3 प्रोड्यूसेस ए गैस दैट इज। अब हमको बोल रहा है यहां पर कि ट्रीटमेंट ऑफ गेलेना विद HNO3, किस HNO3 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। तो HNO3 जो हमारा है 2HNO3 ये डिकम्पोज करेगा और क्या बनाएगा, H2O प्लस 2NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये PBS के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, PBS के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्या फॉर्म कर दिया यहां पर, PBO। ठीक, यहां पर क्या फॉर्म किया, यहां पर जो भी इसका कंपाउंड फॉर्म करता होगा, लेकिन कंपाउंड हमारा क्या बना, NO फॉर्म किया। ठीक, हम सीधे सीधे देखें सर यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म किया, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म क्या होगा उसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो यहां पर क्या देखें, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर है,
देखते हैं यहां पर ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगला बेंड ज्योमेट्री, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सो हमेशा क्या होगा, ये लीनियर होगा। अगला चीज हम देख रहे हैं कि एन एसिडिक ऑक्साइड नहीं, ये जो ऑक्साइड होता है सो न्यूट्रल होता है। ठीक, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं जैसे N2O, NO, N2O3, ठीक, अगला चीज मैंने लिखा NO2 और अगला लिखे N2O5, तो ये दोनों जो हमारा है सो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कैसा होता है ये, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक, दिस इज द न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बोलेंगे सर कि ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं है। अगला बोर्ड है कलरलेस होता है, तो यस, नाइट्रोजन का कौन कौन सा कलरलेस ऑक्साइड होता है, तो दिस इज द कलरलेस। ठीक, अगला चीज क्या हो रहा है, ये कलरलेस, और ये क्या होता है, कलरलेस होता है। N2O3 लाइट ब्लू कलर का होता है और NO2 डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो हम याद रखें कि N2O, NO और N2O5 का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन N2O3 और NO2 क्या होता है, कलर्ड होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, डी। तो हम बोले सर ए और डी क्या होगा, हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या, ये भी एप्लीकेटिव क्वेश्चन था। NO पहले बोल रहा बना दीजिए और इसके बाद बताइए उस कंपाउंड का, बताइए पैरामैग्नेटिक है या कलर्ड है या एसिडिक है, उसके कैरेक्टर से हम लोग को पूछ रहा था इससे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें जो 2022 आईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3। ठीक, इसे बोल रहा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस। The total number of electrons present in anti-bonding molecular orbital of the gas that has higher number of unpaired electrons। ये भी एप्लीकेटिव क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि AgNO3 है, ये सिल्वर का नाइट्रेट, इसको बोल रहा है कि ऐसा करिए आप इसको हीट कर दीजिए, AgNO3 को हीट करिए। इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, इसलिए इसका नाइट्रेट अनस्टेबल होता होगा। इनिशियली तो ऑक्साइड बनता होगा, फिर से ऑक्साइड डिकम्पोज करके मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता होगा, और यहां पर क्या बनता हो, NO2, और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा तो NO2 बनेगा, O2 बनेगा और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट करेगा। तो NO2 मॉलिक्यूल जो हमारा है NO2, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर डायग्राम जब हम बनाते हैं तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो इसका मतलब NO2 और O2 में ज्यादा पैरामैग्नेटिक हमारा कौन सा है, O2। लेकिन हमको यहीं पे नहीं छोड़ा है क्योंकि कौन ज्यादा बोले 2 पैरामैग्नेटिक गैस इवॉल्व करता है और उसमें से जो ज्यादा पैरामैग्नेटिक है उसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ। कितना एप्लीकेटिव लेंदी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, तो O2 का अगर मॉलिक्यूलर डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ठीक, तो हम क्या देखें, 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर से हमने लिखा P, यहां पर क्या लिखा P, तो यहां पर क्या लिखा सिग्मा 2pz, पाई 2px 2py, पाई स्टार 2px 2py, और ये क्या सिग्मा स्टार 2pz। क्या क्या लिखते हैं हम लोग, ये क्या था हमारा 1s 2s 2p, 1s 2s 2p। ठीक, यहां पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4। क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में हमको बोल रहा है, बोला जो ज्यादा पैरामैग्नेटिक है उसके एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहां पर लिखे 1s2 2s2 और 2p4। तो देखिए कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में आया, 2 एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार 1s, ये 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार 2s। फिर से ये दोनों तो बॉन्डिंग में है, तो हमने क्या लिखा है इसमें 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो ये जो हमारा दिख रहा है सो क्या, पाई स्टार 2px 2py। तो हम गिने यहां पर कि एंटी बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर एंटी बॉन्डिंग वाले, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटी बॉन्डिंग वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो टोटल एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 हो गए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या था, एप्लीकेटिव क्वेश्चन रहता है।
कभी ये सोच के नहीं जाएंगे कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, हमको घुमा फिरा के लाया यहां पर, पहले तोड़ा उसको, ठीक, और इसमें आपको यही पता होना चाहिए डिकम्पोज करेगा तो कौन कौन सा गैस बनेगा, ठीक। और उसके बाद में हमको क्या पूछा, एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोले सर 2 तो यहां पर मिला, 2 हमारा यहां पर मिला और 2 यहां पर, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो कितना सुंदर सा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, रुख मोड़ते हैं, ठीक। तो आगे क्वेश्चन अब नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक। हमारा यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे, ठीक, और कर भी रहे होंगे, और जरूर से जरूर आप क्या करेंगे, इस साल ही आप क्वालिफाई करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आपने पढ़ाई की है, आपने तैयारी की है, तो सफलता आपको मिलेगी ही, बशर्ते कि उस दिन आप थोड़ा ढंग से क्या करें, कि सो के उठे, थोड़ा प्रेयर करें, थोड़ा योगा करें, और सीधे सीधे एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में एग्जामिनेशन हॉल चले जाएं। ऑल द बेस्ट।